हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक नया चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिस चैप्टर का क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हालांकि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ। बहुत टाइम से मैं यूट्यूब पे अभी नहीं था और जो पहले जो सारे वीडियोस थे वो हमने डिलीट कर दिए हैं। आज से मैं पूरा सारे के सारे चैप्टर्स का वन बाय वन, मतलब एनसीईआरटी में जितने भी सारे चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स का वन बाय वन करके हम आपको वीडियो देंगे और इसी फॉर्मेट में देंगे। ठीक है। और जो सारा आर डी शर्मा है या आर एस अग्रवाल है या सैम्पल पेपर है, वो हर एक चैप्टर का वन बाय वन हम इसी यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे अपलोड करते रहेंगे। अब जो वीडियो अपलोड हो रहा है, अब इसमें से कोई सा भी वीडियो हम डिलीट नहीं करेंगे। डिलीट करने का पर्पज़ सिंपल था कि हम आपको थोड़ा सा और अच्छा क्वालिटी में देना चाह रहे थे। सिंपल। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझते हैं कि एक आखिर है क्या। सबसे पहले देखिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्चुअली तीन चीज़ें पढ़ना है। ये जानना जरूरी है कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, फिर हम उसको वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। सबसे पहले जो पढ़ना है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। दूसरा जो इसके अंदर है वो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। और थर्ड जो फॉर्मूला है ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तीन चीज़ें पढ़नी है आपको। इसका मतलब अगर आपका डिस्टेंस फार्मूला पे और सेक्शन फार्मूला पे और एरिया ऑफ ट्रायंगल पे अगर इस तीन चीज़ पे अच्छा कमांड हो जाता है, इट मीन्स कि आपका ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको समझते हैं वन बाय वन। अब देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला आखिर है क्या। यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला आखिर क्या है सर, और ये मुझे क्यों पढ़ना है। अभी मैं इस वीडियो में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है। एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 का अभी हम कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इसका मोटा मोटी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एक तरीके से थीम पढ़ रहे हैं कि आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे पढ़ना क्या क्या है और कैलकुलेट कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला समझते हैं क्या है। जैसे आप मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ से दिल्ली में हूँ और दिल्ली से आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 500 किलोमीटर है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। ये क्लियर है सर। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का क्या मतलब, यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले बात की ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन पे डिपेंड करता है। कार्टेशियन प्लेन से ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है, कार्टेशियन प्लेन पे ये चैप्टर एंड भी होता है। अब अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट बी है, ए और बी का ये जो लाइन है या जो डिस्टेंस है, इसका लेंथ कितना है, ए बी का लेंथ क्या है, इसी लेंथ को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में या इस वाले चैप्टर में जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, इसी लेंथ को यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला ऐसा नहीं कुछ एकदम अलग है, नहीं। जो ए बी का जो लेंथ है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 7 सेंटीमीटर लेंथ आता है या 7 यूनिट लेंथ आता है, तो यही 7 यूनिट डिस्टेंस भी कहा जा सकता है। इसका मतलब ए बी जो है, ए बी का जो लेंथ है 7 यूनिट है, या जो ए बी का जो डिस्टेंस है वो भी 7 यूनिट है। ये इसका मतलब है। अब सवाल उठता है कि सर ए बी का जो लेंथ है या डिस्टेंस है हम कैलकुलेट कैसे करें। इसी को कैलकुलेट करने के लिए इस वाले चैप्टर में हमारे पास फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब ए का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x और y के फॉर्म में, b के पास जो कोऑर्डिनेट है x1 और y1 के फॉर्म में, ये इस वाले फॉर्म में, या इसको x2 y2 मान लिया जाए इस वाले फॉर्म में, तो इसी कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम a और b का डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि ये एक लाइन है यहाँ पे और इसका नाम है a और b। क्लियर।
अब ए और बी जो है, ए पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो मान लेते हैं 2, 3, और बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं 4, 1। अब इसमें क्या करना है सर, इसको कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको हम मान लेते हैं x1, ये हो जाएगा हमारा y1, ये हो गया हमारा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए बी निकालने का या डिस्टेंस निकालने का या ए बी का लेंथ निकालने का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास क्या है, 4 है, x1 कितना है, 2 है, तो -2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इट मीन्स 1 माइनस 3 है ना, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, इट मीन्स √8। इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। अब ये जो ए बी का जो लेंथ आया है 2√2, ये 2√2 यूनिट है, कोई सा भी यूनिट आप ले सकते हैं, डिस्टेंस है। ए बी का जो डिस्टेंस है वो 2√2 है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, ये जो हमने ब्रैकेट में डाला है इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच में लेंथ निकालने के लिए कहा जाए या डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए तो आप इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा लेंथ फॉर्मूला है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में। अब मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन है, कोई ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, निकाल सकते हैं। कोई ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, निकाल सकते हैं। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, आप निकाल सकते हैं। इसमें क्या है कि क्वाड्रेंट का कोई टेंशन नहीं है, कोई सा भी पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में हो, बस हमें दो पॉइंट मालूम होना चाहिए, उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। ये क्लियर हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला में। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं कि इसमें आखिर है क्या, हालांकि और भी इसको डिटेल में समझेंगे, है ना। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में जब आप फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ और चीज़ें आपसे पूछा गया है कि जैसे स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है। सर ये बताइए कैसे, जैसे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल, यहाँ पे तीन तरीके का ट्रायंगल को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, जब सारे के सारे साइड्स इक्वल हो किसी भी ट्रायंगल के तो हम उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ते हैं। सर इस चीज़ को यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे पढ़ने का क्या मतलब है कि ये जो चैप्टर है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें मान लेते हैं कि कोई ये ट्रायंगल है, आपको ये बताया नहीं जाएगा कि ये ट्रायंगल कौन सा टाइप का है, यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं करी जाएगी। यहाँ पे तीन पॉइंट है P, Q और R। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मालूम होगा, मान लीजिए x1 y1। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है x2 y2। पॉइंट R का भी कोऑर्डिनेट आपको मालूम है x3 और y3। अब करना क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से आप PQ निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से आप QR निकालेंगे और डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से आप RP निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से निकाल लेंगे आप ये पूरा PQ, QR और RP। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि अगर PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RP, अगर ये तीनों इक्वल है, इट मीन्स कि ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्लास 10 से पहले हम लोग क्या करते थे कि हम लोगों को मालूम होता था कि PQ का लेंथ क्या है, QR का लेंथ क्या है या RP का लेंथ क्या है एग्जैक्टली, और उसके बेस पे हम लोग डिसाइड करते थे। लेकिन अब हम लोग क्लास 10 में आ चुके हैं तो हमारे पास एक और नया तरीका है
कि किसी भी ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने का कोऑर्डिनेट तरीके से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें एक और नया मेथड देता है ये जानने के लिए कि हम कैसे फाइंड आउट करें, कैसे कैलकुलेट करें कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है या नहीं है। तो कोऑर्डिनेट तरीके से आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपको आ जाएगा। सेम एज इट इज अगर हम देखेंगे, दूसरा ट्रायंगल देखते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमने क्या पढ़ा कि एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई सा भी टू साइड्स, एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई सा भी दो साइड अगर इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सेम मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है यहाँ पे, और ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें से कोई सा भी दो साइड इक्वल हो जाएगा कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। थर्ड जो ट्रायंगल है वो है हमारे पास स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल वही होता है कि इसमें से कोई सा भी साइड इक्वल नहीं है ना, कोई सा भी साइड इक्वल नहीं है, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। इस तरीके से कोई सा भी साइड इक्वल नहीं है, इसका मतलब स्केलिन ट्रायंगल है। अगर हम एक शॉर्टकट में बताना चाहें इक्विलेटरल ट्रायंगल डिसाइड करने का, या आइसोसेलेस ट्रायंगल डिसाइड करने का, या स्केलिन ट्रायंगल को डिसाइड करने का, हमारे पास एक और नया मेथड ऐड हो गया एज ए इंफॉर्मेशन कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके भी ट्रायंगल के टाइप्स को हम डिसाइड कर सकते हैं। एक तो ये होता है। उसके बाद इसी एक्सरसाइज में और हम देखेंगे तो क्वाड्रिलेटरल भी है, उसको हम और भी कभी डिस्कस करेंगे। जो सेकंड फॉर्मूला हमने आपको बताया था वो क्या है? सेकंड फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। सर सेक्शन फॉर्मूला के अंदर क्या करना है इसको समझिए। सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि आपके पास कोई लाइन है, जिस लाइन का नाम हम P और Q ले लेते हैं, और बीच में इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको M और N ले लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला हेल्प क्या करता है, क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, उसको समझिए कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 और y2, और पॉइंट M का x और y। यहाँ पे सवाल क्या है कि जब भी हम पॉइंट M का, किसका, पॉइंट M का x की वैल्यू हम जानना चाहेंगे या y की वैल्यू हम जानना चाहेंगे, तो इसके लिए मुझे सेक्शन फॉर्मूला चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला के बिना हम M पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जब भी हमें सेक्शन फॉर्मूला में क्या होगा कि पॉइंट M का जब भी हमको ज़रूरत होगा इसका कोऑर्डिनेट निकालने का, तो सेक्शन फॉर्मूला के बिना कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कि M पॉइंट का x का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y की अगर वैल्यू निकालनी हो तो m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस तरीके से हम पॉइंट M का भी निकाल सकते हैं, और साथ में इसी फॉर्मूला से पॉइंट N का भी कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है। पॉइंट N का भी हम यहाँ से इसी सेक्शन फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। इट मीन्स ये है कि यहाँ पे अगर किसी भी लाइन को कितने भी इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करें और सारे पार्ट्स का फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके अगर आप बीच का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से निकाला जा सकता है। यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है M1 और M2, ये आखिर है क्या? M1 और M2 हमें क्या बताना चाहता है? जैसे मान लीजिए कि पॉइंट M का, अगर हम पॉइंट M का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इस PQ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना? क्या इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो अगर हम पॉइंट M का, M के केस में M1 और M2 कैलकुलेट करना चाहें तो इसका मतलब
P से लेकर के M तक एक ही पार्ट है, और M2 ये जो है ये फर्स्ट पार्ट, इसको M1 बोलते हैं। और M से लेकर के Q तक, तो M से N और N से Q ये दो पार्ट है, मतलब ये M2 है। ये जो पूरा पार्ट हो गया ये M2 है। तो M1 1 हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो M1 1 लिखेंगे और M2 यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये चीज़ हो गया। अगेन जब हम बात करेंगे पॉइंट N को लेकर के, तो पॉइंट N के केस में क्या M1 और M2 कैसे डिसाइड करेंगे, तो P से लेकर के N तक, क्योंकि पॉइंट N का डिसाइड करना, तो फर्स्ट वाला M1 है। M1 मतलब कितना 2 हो गया, क्योंकि P से M और M से N दो पार्ट हो गए हमारे पास। फ्रॉम N to Q एक ही पार्ट है, तो 2/1। जब हम पॉइंट N का कोऑर्डिनेट निकाल रहे होंगे तो M1 की वैल्यू 2 पुट करेंगे और M2 की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में और होता क्या, थोड़ा सा और समझेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए M1 x2 है प्लस M2 x1 है डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 है। ये है। अगर इसी से समझें तो कई बार क्या होता है कि x की वैल्यू तो हमने अभी कैलकुलेट करना सीख लिया। कई बार क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट है, जैसे मान लीजिए, और P और Q है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया M और N। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमें कोऑर्डिनेट मालूम है, ये भी हमें कोऑर्डिनेट मालूम है, ये भी हमें क्या कि ये भी कोऑर्डिनेट मालूम है, लेकिन इस बार ये नहीं मालूम है लास्ट वाला। तो हम इसी फॉर्मूला से, सेक्शन फॉर्मूला से ही पॉइंट Q का भी कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि इसका भी कोऑर्डिनेट मालूम है, 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 लेकिन पॉइंट M के केस में M1 और M2 कितना, तो इसी सेक्शन फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। पॉइंट N के केस में M1 और M2 कितना, तो इस केस में भी हम सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से निकाल सकते हैं। मैंने आपको जैसा कहा कि इस वीडियो में हम बस इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ये मोटा मोटी बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अब जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो पढ़ना है क्या है वो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है, ये लास्ट फॉर्मूला है। और इस चैप्टर के बाद ये वाला जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे और इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए। देखिए सबसे पहले समझिए कि ट्रायंगल कितना भी छोटा हो या ट्रायंगल कितना भी बड़ा हो, है ना, ट्रायंगल कितना भी छोटा है या ट्रायंगल कितना भी बड़ा है, इसका एरिया कुछ ना कुछ तो है और इसका भी एरिया है। अगर ट्रायंगल बड़ा है तो उसका एरिया ज़्यादा है, और अगर ट्रायंगल छोटा है तो उसका एरिया छोटा है। यही तो बात है, इससे ज़्यादा और तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसमें होता क्या, इसको इसे समझिए कि मान लीजिए कोई लाइन है और इसमें ये 3 पॉइंट हैं। ये 3 पॉइंट A, B और C मिल करके ट्रायंगल नहीं बना रहे, तो इस केस में एरिया हम जब भी निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन जब भी 3 पॉइंट इस तरीके से एडजस्ट होगा और जब भी 3 पॉइंट इस तरीके से एडजस्ट होगा तो एरिया कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। एरिया कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ये समझना है। तो सर अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो कैसे निकलेगा। मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, ये ट्रायंगल है। अब ये जब ये ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या कि ये जो है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 और y3 है। इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2।
ये इस तरीके से जब भी हम इसका एरिया निकालेंगे, अगर जीरो आ गया, कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि बताइए ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 कोऑर्डिनेट हैं, ये ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर इस तीनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू इसमें पुट करते हैं और जीरो के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि वो ट्रायंगल के फॉर्म में नहीं है। क्लियर बात। ट्रायंगल के फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब क्या कि वो हो जाएगा कोलिनियर। वो क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। लेकिन अगर इसका एरिया जीरो के इक्वल नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले से, इसका मतलब कि वो कोलिनियर नहीं है, तो आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब अभी मैंने इस वीडियो में और इस क्लास के अंदर अभी हमने ये डिस्कस किया कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें हमने अगर एक बार थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें, तो डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। नेक्स्ट वीडियो में ये जो है ये एक्सरसाइज 7.1 है, ये जो सेक्शन फार्मूला है एक्सरसाइज 7.2 है, और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये हमारा एक्सरसाइज 7.3 है। ये 3 एक्सरसाइज में डिवाइड है, 3 कॉन्सेप्ट 3 एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। और दूसरी बात, मैं एक चीज़ आपको और बताते चलूँ कि इस वाले चैनल में अभी जो मैं, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है डिलीट के बाद जो मैंने डिलीट किया है, आज से मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ या कर चुका हूँ इनफैक्ट। अब ये डेली वीडियो अपलोड होगा और यहाँ पे एनसीईआरटी का तो अपलोड करेंगे ही करेंगे, आरटी शर्मा का भी हम एक एक क्वेश्चन अपलोड करेंगे, साथ में एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर आता है ना, वो भी अपलोड करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करेंगे फॉर 10 ईयर्स। लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड होगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड होंगे, ठीक है। अब चलते हैं, ये 3 चीज़ें हैं। अगर इसके अंदर कहीं आप लोग को किसी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।